रजिस्ट्रार 2 दिन अब हमारे नोएडा में और 1 दिन गाजियाबाद में अब ये भी बैठना उन्होंने प्रारंभ किया है। ट्रांसफर चार्जेस उसमें लगभग 50% की कमी आई है। भरोसा नहीं है लोगों को समाजवादी पार्टी पर। जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लगाई है उनकी रजिस्ट्री भी होगी और उनको पोजीशन और ये सब उसमें जल्दी ही मिलेगा। इसलिए सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। न हाथ न हाथी न टोटी न सरिया, इस बार चलेगा उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ केसरिया। जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नोएडा के तेज तर्रार युवा चेहरा विधायक हमारे साथ पंकज सिंह मौजूद हैं। 276 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। अब नेताजी से हमारा पहला सवाल होगा आपके स्वागत के साथ ही कि चुनाव जैसे ही नजदीक आते हैं उसके बाद ये लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ने लगता है। ये सपा और बसपा के समय में जरूर ये स्थिति थी, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि हम लोगों ने तो ये प्रधानमंत्री जी का बहुत साफ ये निर्देश रहा है और जिसका पालन भी योगी जी और हम सब लोगों ने किया है कि जो भी शिलान्यास हो उसका उद्घाटन भी हो और ज्यादातर मैक्सिमम जो काम है उनका उद्घाटन भी हम लोगों ने किया है। वरना समस्या तो सपा जैसे लोगों को, नेताओं को आती है जो आज कोई भी काम अब हमारे प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी करते हैं तो उसके बारे में वो श्रेय लेने की कोशिश वो करते हैं। आपका खुद का रिपोर्ट कार्ड क्या है नोएडा का 5 सालों में? चूंकि अभी तो चुनाव नजदीक है तो लोकार्पण शिलान्यास ये तो चल रहा है, उसको चुनाव से जोड़कर पत्रकार देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन बीते 4.5-5 सालों में आपके कौन से वो कामकाज हैं जिसको आप जनता के सामने गिनाना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे काम हैं और गिनाने लगूंगा तो लंबा समय लगेगा, लेकिन जो कुछ चीजें हैं मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर जैसे हाई राइज सोसाइटीज में जो लोग रहते हैं उनको अपनी कोई भी अगर समस्या हो तो उसके लिए उनको मेरठ में जाना पड़ता था डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस पर। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की थी और मुझे आज कहते हुए खुशी है कि अब डिप्टी रजिस्ट्रार 2 दिन अब हमारे नोएडा में और 1 दिन गाजियाबाद में अब ये भी बैठना उन्होंने प्रारंभ किया है। तो अब मेरठ जाना नहीं पड़ता है लोगों को, यहीं पर वो काम होते हैं। ट्रांसफर चार्जेस जो थे अब उसमें लगभग 50% की कमी आई है। तो ये बहुत समय से ये मांग थी और मुझे लगता है ये पहले ही हो गया होता, लेकिन क्योंकि 2 साल ये कोरोना का वक्त था तो हालात कैसे थे आप लोगों को सबको पता ही है। तो एक वह काम हुआ। किसानों की लंबित पड़ी बहुत सारी समस्याएं थी, लगभग 125 दिन यहाँ पर धरना भी चल रहा था और मुझे आज बताते हुए खुशी है कि किसानों के उन मुद्दों को भी उस पर समझौता हुआ है और मुझे लगता है कि उन समस्याओं का भी निस्तारण हम लोग करने में सफल होंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब विधायक जी से लेना है, इसी वजह से नोएडा के अलग अलग हिस्सों में इनको लेकर जाएंगे, आम जनता से भी सामना कराएंगे। सीधे जनता के सवाल होंगे, विधायक जी के जवाब होंगे और साथ ही जानेंगे कि बीते 5 सालों में कितना बदला है नोएडा। चलते हैं आगे। पंकज जी, आपने बड़ी बड़ी हाई राइज सोसाइटियों की बात की है, लेकिन पानी की समस्या और गंदा पानी ये एक बड़ा मुद्दा है नोएडा का। इसको हल करने के लिए गंगा वाटर के लिए प्रोमिसेस तो किए गए लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। बहुत सारे काम इस क्षेत्र में भी किए गए हैं जिससे कि पानी की समस्या भी जो है वो दूर हो, पानी ठीक हो, उसकी क्वालिटी भी ठीक हो और गंगा जल की क्वांटिटी भी बढ़ जाए। तो इस पर भी लगातार काम हुआ है। तो ये सारे कामकाज किए गए हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि मुफ्त राशन आप लोगों की ओर से दिए गए हैं, लेकिन महंगाई को लेकर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि नोएडा में हालांकि हम सब जानते हैं कि ज्यादातर मिडिल क्लास यहाँ पर रहता है, लेकिन उनको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए और महंगाई कितना परेशान करेगी आप लोगों को चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ा काम, क्योंकि कोरोना से लेकर आज तक के लिए जो मैं कह सकता हूं कि लगभग 80 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को लगातार मुफ्त में राशन जो दिया गया है वो काफी हद तक लोगों को अपने दोनों तीनों वक्त की रोटी उनको मुहैया हो जाए, भोजन उनको मिल जाए, बच्चों को, परिवार को। इसके लिए हमारे मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में इतना सक्षम उनको किया गया है। बाकी जहां पर रही हमारे जो डीजल पेट्रोल के प्राइसेस, तो उसमें भी जो सिग्निफिकेंट जो कमी लाई जा सकती थी उसको भी काफी हद तक कम करने किया है सरकार ने। बार बार अखिलेश यादव की ओर से आरोप लगाए जाते हैं कि जो कामकाज उनकी सरकार में किए गए उसका सारा श्रेय आप लोग लेने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे काम भी वो गिना रहे हैं। अब
अब अखिलेश यादव जी के साथ दिक्कत यह है कि अब सरकार तो चली गई। अब अगर वाकई में उन्होंने शिलान्यास करके उद्घाटन किया होता तो शायद लोगों उनकी सरकार को या उनको विपक्ष में नहीं बैठना पड़ता। तो एक तो भरोसा नहीं है लोगों को समाजवादी पार्टी पर। जब आतंकवादियों के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई स्ट्राइक होती है, आतंकवादी अगर पाकिस्तान के मारे जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी और ऐसे विपक्षी दल ये मोदी जी से कभी इसका सबूत मांगते हैं या उनके चेहरे पर जो शिकन दिखाई देने लगती है। तो इन सब चीज़ों को हमारा यूथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और जब हम भगवान राम की बात करें तो उनको सांप्रदायिकता दिखती है, लेकिन जब खुलेआम आतंकवादियों की रिहाई के लिए वो कोशिश करते हैं तो उसमें उनको वोट दिखाई देता है। तो इन चीज़ों को मुझे लगता है कि अब हमारे स्टेट का यूथ या देश का नौजवान किसी भी तरीके से ऐसी पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। बहुत सारी लाइनें भी आप सुना रहे हैं केसरिया को लेकर, निशाना साधते हुए विरोधी दलों पर। वो लाइनें अपने आप बनती हैं और ये मैंने नहीं बनाई है, ये तो अपने आप लोगों ने कही है। उन चीज़ों का मैं जिक्र करता हूँ और ये सही है कि न हाथ न हाथी न टोटी न सरिया इस बार चलेगा उत्तर प्रदेश में, तो सिर्फ केसरिया, क्योंकि ये रंग ऐसा है जिसमें जो सभी तपकर जो सही होता है, जो प्योर होता है, वही निकल कर आता है। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ नोएडा से जुड़े हुए कुछ और मुद्दों पर। जैसे रिहायशी इलाकों में हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट की है, वहाँ पर लोगों की समस्या ये है रजिस्ट्री नहीं हो रही है। तो उसके लिए आपकी सरकार, क्योंकि 2010 से 11 से जिन लोगों ने अपने फ्लैट खरीद कर रखे हुए हैं, पूरा पैसा देने के बावजूद कुछ लोगों को फ्लैट नहीं मिले, कुछ लोगों को मिल गए तो रजिस्ट्री नहीं हो रही है। ये सच में बहुत बड़ी समस्या है चित्रा जी। और मैं जब यहाँ चुनकर आया हूँ तो 17 से पहले की ये सारी समस्याएं हैं। इस सरकार के आने के बाद जब मैं चुनकर आया तो मंत्रियों की एक समिति बनी और मंत्रियों की समिति ने उस पर काम किया। कई ऐसे बिल्डर्स थे जिन्होंने गलत किया, उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुई, रेरा का गठन हुआ है। और इन सब चीज़ों के बाद लगभग 43,000 लोगों को पोजीशन लेटर भी मिले हैं और 19,000 से भी ज्यादा लोगों को के फ्लैट्स की रजिस्ट्री भी हो पाई है। तो ये सब जिनकी नहीं हुई है वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनको किस गलती की सजा मिल रही है। पैसा देने के बावजूद अगर रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो संपत्ति पर वो अपना हक कैसे जताएंगे? देखिए, इसमें कोशिश चल रही है कि जिनकी ओसीज हैं कम से कम उनकी रजिस्ट्री तो हो जाए। इसमें समस्या है कि जितना मैं समझ पाता हूँ, जितना मैं लगातार इन सब मुद्दों को मुख्यमंत्री जी से लेकर उनके कार्यालय तक मैं इन सब चीज़ों को उठाता रहा हूँ, इसमें जो रजिस्ट्री का मुद्दा है, ये कई जगह जो बिल्डर्स के ड्यूज हैं अथॉरिटी के ऊपर, सरकार के ऊपर, इस वजह से उन बिल्डर्स की भी गलतियों के कारण या पिछली सरकार की नाकामियों के कारण या उनकी मिलीभगत जिस तरीके से रही है, आज उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इतना तय है कि इस सरकार में जो भी सही होगा वो होगा और जो लोग भी वहां पर हैं जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लगाई है, उनकी रजिस्ट्री भी होगी और उनको पोजीशन और ये सब उसमें जल्दी ही मिलेगा। इस पर सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। अब मैं आ जाती हूँ, चूंकि आप खुद युवा चेहरा हैं भारतीय जनता पार्टी का, आपको प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी 2020 में सौंपी गई, लेकिन इसी के साथ क्या पंकज सिंह के मन में इस बात का मलाल है कि योगी मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं दी गई? एक युवा चेहरा जो अच्छा कामकाज कर सकते थे, नोएडा से विधायक जिनको चुना गया, शानदार मतों से आपने जीत भी हासिल की, लेकिन उनको वहां पर जगह नहीं मिल पाई। मैं बहुत सच कहूं चित्रा जी, वैसे कोई ये सामान्यतः किसी पॉलिटिशियन से ये पूछे तो और मैं जवाब अगर ये दूंगा तो लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी मलाल नहीं है। मैं बल्कि अपने नेतृत्व के प्रति बिल्कुल मैं आभारी हूं कि उन्होंने इतनी कम उम्र में ही मुझे पार्टी में महामंत्री, और मुझे लगता है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग टाइम तक मैं महामंत्री रहा। हम लोग नोएडा के अलग अलग सेक्टर से आगे बढ़ रहे हैं। नोएडा में ज्यादातर किसानों की जमीन में ये बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतें बनी हुई हैं। किसान आंदोलन जिस तरह से चला आपने भी देखा, खुद आपके पिता राजनाथ सिंह किसानों के बहुत बड़े हिमायती रहे हैं, किसान नेता के तौर पर भी उनकी पहचान रही है। किसान आंदोलन आपको कितना ज्यादा परेशान किया और भविष्य में उसके खतरे कितने ज्यादा हैं? क्योंकि माना जा रहा है पश्चिमी यूपी में आरएलडी और सपा की गठजोड़ से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, मैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने जो दर्द झेला है, वह आज भी लोगों के जहन से गया नहीं है। और जहां तक रही बात वो किसान आंदोलन की, मैं समझता हूं कि उस पर प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ा हृदय उसमें दिखाया है,
और इस बात को उन्होंने सिद्ध एक बार फिर से किया है कि वह सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि एक उससे बढ़कर प्रधान सेवक के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह फ्लेक्सिबिलिटी जो उन्होंने दिखाई है वो किसी भी नेतृत्व या किसी भी सरकार से यही अपेक्षित भी रहता है, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में सेंध का भी मामला सामने आया है। पंजाब में मुख्यमंत्री का कहना है कि भीड़ कम थी, हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, जबकि बीजेपी के दावे इतर हैं कि वहां पर उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था और किसी भी तरीके से कभी भी एक्सेप्टेबल ये नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप राजनाथ जी के बेटे हैं, पिता बेटे का रिश्ता किस तरह का है, राजनीति आपने उनसे क्या क्या और कितनी सीखी है, क्या वो आपको बताते हैं कि नोएडा में क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जरा इसके बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए, मैं सच कहूँ तो कभी भी इन सब चीजों पर बैठकर कोई कि नोएडा में मैं क्या करूं, कैसे करूं, यह इतना वक्त शायद उनके पास भी नहीं है। वो अपनी व्यस्तता उनकी अपनी रहती है, लेकिन बचपन से जो हम लोगों ने देखा है एक पेशेंस और जो भी काम मिले उसको बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, बहुत शिद्दत के साथ और अपनी विचारधारा के साथ लगकर उस काम को करते रहना, ये हम लोगों ने जरूर नजदीक से उनसे सीखा है। और तो यही अभी मैं कह सकता हूँ। बाकी अपनी उनकी रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर मंत्रालय ने जिस तरीके से काम किया है वो अभूतपूर्व है। राहुल गांधी जी ने फोटो ट्वीट करके निशाना साधा था कि कैसे हमारे हिस्से पर चाइना का कब्जा हो रहा है। हालांकि बाद में भारतीय सेना की जो तस्वीरें सामने आई नए साल की, उसको भी बाद में उन्होंने ट्वीट किया। तो वो बार बार निशाने पर लेते रहते हैं, खासतौर से गलवान और चाइना के मुद्दे को लेकर बीजेपी की सरकार को। अब मुझे कई बार अब इनकी बातों का मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि इसमें सदन में भी चर्चा हो चुकी है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी इस पर जवाब दिया है। वह 1962 से लेकर आज तक की जब तक उनकी सरकार रही उसकी स्थिति वो भूल गए। जब एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, उनके पाकिस्तान के आतंकवादी मारे जाएं तो उनको पीड़ा होती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। कांग्रेस की बात हो रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने 40% महिलाओं को टिकट देने की जो बात कही, महिलाओं को लेकर वो बड़े आक्रामक तरीके से आगे बढ़ी हैं महिला वोटर को लुभाने के लिए। आप भी महिलाओं में बहुत लोकप्रिय हैं, तो ये परेशान करती है चीजें आपको? क्योंकि नोएडा में भी बहुत बड़ी आबादी महिला वोटर्स की नहीं बल्कि इससे ज्यादा वो जागरूक भी हैं, वो बहुत वोकल हैं नोएडा की जो वोटर्स हैं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी बोल रही है, ऐसा लग रहा है कि अब कोई बहुत नई चीज बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में तो हमेशा से एक शक्ति के स्वरूप के रूप में ही पूजा महिलाओं की हुई है, बहनों की हुई है। तो ये तो हम लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। और पार्टी में भी संगठन को पहले से ही 33% आरक्षण महिलाओं को ऑलरेडी हमारे यहाँ पर है। तो ये कांग्रेस आज ये सोच रही है, हमारी पार्टी ने ये बहुत पहले इसको करके दिया है। महिला का जिक्र हो रहा है, आपके घर में आपके जो होम मिनिस्टर हैं वो शूटर हैं? हाँ। शूटर रही हैं, हाँ। तो वो खेल के टिप्स देती हैं, शूटिंग के टिप्स देती है आपको कि इस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है और युवाओं को ज्यादा प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा नहीं, वो पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही बाहर हैं। अपने खेल और खेल की दुनिया में ही वो खुश हैं, बच्चों के साथ वो खुश हैं। जब आप फ्री होते हैं तो क्या करना पसंद करते हैं? गाने सुनना, खेलना, क्या मतलब आकर्षित क्या करता है? हॉबीज क्या है आपकी? नहीं, देखिए, मैं तो अगर फ्री रहूं तो सबसे अच्छा समय तो सही में अपने बच्चों के साथ समय बिताना, उनके साथ खेलना, कभी कुछ मूवीज देख लिया, कभी बच्चों के साथ बैडमिंटन, क्रिकेट, जहाँ कहीं भी मौका मिला वो खेल लिया। आखिरी मूवी कौन सी देखी थी बच्चों के साथ मिलकर? अभी हमने बहुत जल्दी में, मुझे अभी तो ध्यान नहीं आता है, लेकिन बहुत जल्दी में कभी बच्चों ने मुझे अतरंगी रे थोड़ी देर की देख पाई, पूरी मूवी तो मैं नहीं देख पाया हूँ अभी। अब मैं आ जाती हूँ, कोरोना का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, नोएडा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज यहीं पर दर्ज किए गए हैं। उसको कंट्रोल में करने के लिए और इसकी जागरूकता के लिए, क्योंकि थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, तो क्या किया जा रहा है आपके? देखिए, यहाँ पर एक जो बड़ा हॉस्पिटल, लगभग 125 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ। टेम्पररी भी बहुत सारे स्ट्रक्चर उस समय बन के तैयार हुए थे। यहाँ आज कॉन्सेंट्रेट की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की उपलब्धता है। तो ये सारी चीजों को देखें तो आज किसी भी प्रकार की वेव से लड़ने के लिए नोएडा आज तैयार है। ऊंची ऊंची रिहायशी इमारतें नोएडा में तो बहुत दिखाई दे रही हैं,
लेकिन इंडस्ट्रीज, बड़ी कंपनियां, क्या उसमें कमी दर्ज की गई है? क्योंकि जिसके लिए आईटी हब के तौर पर या मीडिया हब के तौर पर जिस नोएडा ने अपनी पहचान बनाई थी, 5 सालों में उस दिशा में आपकी सरकार ने क्या काम किए हैं? देखिए, आज तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन के आ रहा है, मैं समझता हूँ कि वह आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र की ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर बदलने में उसमें कामयाबी मिलेगी। कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, इस वजह से भी जो कॉरपोरेट्स या इंडस्ट्रीज जो पहले प्रदेश को छोड़कर या जिले को छोड़कर बाहर जा रहे थे, आज वो सब यहाँ पर आने के लिए तैयार हुए हैं। फिल्म सिटी बनके तैयार हो रही है, जिसमें कि हमारे प्रदेश और इधर के नौजवानों को भी अपने हुनर को दिखाने का मौका उनको मिलेगा। क्या नोएडा से एक बार फिर पंकज सिंह जी विधायक चुने जाएंगे? देखिए, इसको पार्टी हमारी 350 के आसपास सीटें लेकर आएगी। और जहां तक रही, क्योंकि खुद की बात अगर करनी हो तो मुझे अपने बारे में नहीं बोलना चाहिए, उस पर निर्णय तो जनता ही जल्दी ही सुनाएगी। और मैं समझता हूं कि सब अच्छा ही होगा। अपनी तरफ से मैंने ये कोशिश किया, मैंने हमेशा कहा कि गलत होने नहीं दूंगा, सही में किसी तरीके से मैं रुकने नहीं दूंगा, उसको लेकर मैं चला हूं और ये कोशिश रही है और इसको लेकर मैं आगे बढ़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज सिंह जी आज तक के हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और चुनाव के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और पंकज जी जो दावा कर रहे हैं, उनके इस दावे में कितना दम है, इसके लिए तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन यकीनन नोएडा पहले से बदलता हुआ, प्रगति की राह तय करता हुआ, नए नए दावों और वादों के बीच 1.5 महीने के बाद होने हैं इलेक्शन, देखना दिलचस्प रहेगा कि विधायक जी के ये दावे धरती पर कितने उतर पाते हैं और जनता का कितना प्यार और विश्वास इनको हासिल होता है। अभी के लिए नोएडा से बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, नोएडा आज।